धन्यवाद दीनदयाल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी पालीवाल जी को भी। अश्विनी जी ने जिस तरह से पूरी बात रखी कि ये पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको हमें देखने का नजरिया होना चाहिए। वो एक सार है तीसरे स्तर की सरकार, जैसे कि मैं भारत निसार जी शायद नेटवर्क की दिक्कत है, आप अपना वीडियो ऑफ कर लें। डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं वापस आ गया हूँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि अश्विनी जी जो बोल रहे थे कि पंचायतों को हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए कि जैसे दिल्ली में सरकार और जयपुर में राज्य, उसी तरह से पंचायत भी सरकार है। जो पंचायत स्तर पे है, फिर पंचायत समिति एक सरकार है जो पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल पे है, और जिला परिषद। सुन पा रहे हैं आप लोग? दीनदयाल जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। तो और दूसरी बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि ये सब इसलिए कह रहे हैं अश्विनी जी, या मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि एक संवैधानिक, हमारे देश का संविधान है, उसमें ये व्यवस्था दी गई है, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि संविधान ने इसको संशोधन के बाद, 73वें और 74वें संशोधन के बाद पंचायतों को ये दर्जा दिया गया है कि वो संवैधानिक रूप से एक सरकार की भूमिका में है, और पंचायतों को की जो जिम्मेदारियां तय की हैं संविधान ने, और पंचायती राज कानून उसके बाद राज्यों में या तो बने या उनमें संशोधन हुआ, अगर पहले से वो कानून थे तो, ताकि से 73वें संविधान संशोधन के हिसाब से उन पंचायती राज कानूनों को में बदलाव किया जा सके अगर वो उनके अनुरूप पहले से नहीं थे, क्योंकि संशोधन हुआ जब, तो उसके पहले कुछ कानून बने हुए थे कुछ राज्यों में, तो उन राज्यों ने अपने कानूनों का बदलाव किया ताकि वो संविधान के संशोधन के अनुरूप हो जाए। तो जो हमारे नए पंच, सरपंच और वार्ड पंच चुन के आए हैं, उन सबको मैं बिल्कुल बधाई देता हूं, और उनको एक आगे जो 5 साल तक काम करने वाले हैं, जैसा अश्विनी जी ने उनके अधिकार कर्तव्य सारी उसके हिसाब से, और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पंचायती राज कानून को देखें एक बार। एक पंचायती राज अधिनियम है, मतलब पंचायती राज कानून, और एक है पंचायती राज नियम। तो अगर ये आप देखें कभी, आप ये खरीद लें, क्योंकि 5 साल तक आपको पंचायतों का काम देखना है, तो ये आपके पास होना चाहिए, ये आपका एक हथियार है। हम लोग जो भी बताएंगे वो उसी से आएगा। तो ये एक मैं कहना चाहता हूँ, उसकी समरी भी देख सकते हैं, उसका आसान रूप भी देख सकते हैं, कहीं किसी एनजीओ ने पब्लिश किया होगा, किसी संस्था ने छापा होगा, तो वो देखना जरूरी है, वो समझना जरूरी है, क्योंकि सारी बातें वहीं से आती हैं। संविधान में संशोधन हुआ, और जैसा कि मैंने कहा, संविधान में संशोधन को पंचायती राज कानूनों में शामिल करने के लिए फिर पंचायती राज कानून या तो नए बने या संशोधन हुआ, तो हमें राजस्थान का पंचायती राज कानून और पंचायती राज नियम देखना चाहिए। तो उसी पंचायती राज कानून ने ये भी कहा है कि पंचायत की एक जिम्मेदारी ये है कि पंचायत अपने क्षेत्र के जो जितने भी गांव उस पंचायत के दायरे में आते हैं, उस पूरे पंचायत के क्षेत्र के विकास के लिए आयोजना बनाएगा। आप जानते हैं पहले दिल्ली में एक योजना आयोग होता था जो भारत भर के विकास के लिए योजना बनाता था। वो योजना आयोग अब नहीं है, अब उसकी जगह एक नीति नाम की संस्था है जो योजना नहीं बनाती है, सिर्फ डायरेक्शन देती है भारत सरकार को, या सुझाव देती है कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। राज्यों में भी एक राज्य आयोजना समिति आयोग भी है, होता था, वो सब भी अब नहीं है, क्योंकि अब पंचवर्षीय योजना जैसे भारत सरकार पहले बनाती थी, अब वो नहीं बनाती है। कुछ राज्यों ने इसको अपने स्तर पे योजना
पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम को समाप्त नहीं किया है और उसको रखे हुए हैं, जैसे केरल उसमें एक है, वो अलग बात है। लेकिन आप यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संविधान ये बोलता है स्पष्ट रूप से कि पंचायतों को अपने क्षेत्र का आयोजना के विकास के लिए आयोजना बनाने का अधिकार है, और वो आयोजना बनाएं और उस हिसाब से काम करेंगे। और यही नहीं, पंचायत समिति भी बनाएंगे, वो पंचायत समिति के स्तर पर भी जाएगा ग्राम पंचायत का आयोजना, पंचायत समिति भी अपना आयोजना बनाएंगे और जिला परिषद भी बनाएंगे। और उसी जिले में जो भी शहरी निकाय हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, वो भी बनाएंगे। और इन सबको मिलके भी एक प्लान बनेगा जिसको बोलेंगे जिला विकास आयोजना, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान, जो बनाएगा, जिसको फाइनल अंतिम रूप देगा जिला आयोजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। और ये जिला आयोजना समिति भी किसी सरकारी आदेश से नहीं आया है, इसका भी जिक्र बकायदा भारत के संविधान में है। तो ये भी एक संवैधानिक संस्था है। तो हर जिले में एक जिला आयोजना समिति है। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो संवैधानिक अधिकार है पंचायतों का और उनका ये जो काम है, जिम्मेदारी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनको अपने इलाके में प्लान बनाना है, और वो प्लान, सारे प्लान बन के और एक जिला स्तर का प्लान बनेगा, ऐसा है। अब जो ये प्लान बनेगा, पंचायत की बात आप करते हैं, ठीक है, जिला स्तर तक प्लान बनेगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान भी बनेगा, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल पंचायत तक अपने आप को सीमित रखते हैं। तो पंचायत का अगर प्लान बनेगा और पंचायत के प्लान को अगर लागू करना है, अगर पंचायत के लोग, और वो पंचायत का प्लान कहाँ बनेगा? ग्राम सभा में। सिर्फ पंच लोग बैठ के 10 लोग 9 लोग जो भी चुने हुए हैं, वार्ड पंच और सरपंच साहब और पंचायत के सचिव साहब, वो नहीं बना लेंगे। उसको अंतिम रूप दिया जाएगा ग्राम सभा में, जहां गांव के सभी, मतलब पंचायत के सभी वोटर बैठ के आके, जो वोट डालने वाले लोग हैं, स्त्री पुरुष, वो आके उसको अनुमोदित करेंगे, तभी उसको अंतिम माना जाएगा। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें पंचायत में जो भी पंचायत का प्लान बनाना है, वो गांव के लोग खुद अनुमोदित करेंगे उसको। अगर बनाते नहीं है तो अनुमोदन तो उन्हीं को करना है। अच्छी बात तो ये होगी कि वो खुद ही बनाए हैं वहां बैठ के। तो ये एक विशेष ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात है कि ये एक विशेष ताकत है पंचायत के पास, कि पंचायत अपने क्षेत्र का प्लान बनाएगा, बना के उनको ग्राम सभा में बैठ के बनाएगा, ग्राम सभा से उसको अनुमोदित करवाएगा और फिर ऊपर भेजेगा, और उसको कोई बदलेगा नहीं, उसको स्वीकृति मिलेगी। तो लेकिन हमारी जो प्लान जब हम बनाएंगे, आयोजना जब हम बनाएंगे, तो हमें क्या ध्यान में रखना होगा? हमें ध्यान में 2 चीजों को रखना होगा। एक, हमारी जरूरतें क्या है, हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या हमारे पंचायत में जरूरत है, इस साल क्या जरूरत है, अगले साल क्या जरूरत है, हमारे पंचायत में जो लोग रहने वाले हैं उनकी क्या जरूरतें हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। हमारे पंचायत में तरह तरह के लोग रह रहे हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटी जाति का है, कोई ऊंची जाति का है। जाति को नहीं मानता पंचायत, लेकिन सच्चाई समाज की यह है कि जाति है, कोई उस वजह से वो कमजोर हैं जो छोटी जाति के हैं, कोई महिला है, कोई पुरुष है, तो महिलाएं महिला होने की वजह से कमजोर है। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रख के आयोजना बनाना होगा। पहला तो जरूरत और स्थिति, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हमारे यहाँ कितने हैंडपंप हैं, हमारे यहाँ कितने तालाब हैं, हमारे यहाँ कितना खेत है, हमारे यहाँ कितना सिंचाई का साधन है। इन वास्तविक स्थितियों को और हमारे लोगों की जरूरतें क्या है, उनको ध्यान में रख के बनाना है। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, हम कितना इसमें से काम करवा पाएंगे, हमारे पास संसाधन कितना है, हमारे पास धन कितना रहेगा ये काम करवाने के लिए। हमारी जरूरतें आ गई, मान लीजिए 50 बड़े बड़े काम हमने लिस्ट कर लिए, तो क्या हमारे पास, पंचायत के पास कुल मिला के इतना धन आएगा कि ये सभी 50 काम वो करवा सके पंचायत इस साल, अगले साल, 3? सॉरी, ये मेरा नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो रहा है बार बार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात सुन रहे थे और बहुत पहले से नहीं कट गया था। तो मैं ये कह रहा था कि
अभी सुनाई दे रहा है दीनदयाल जी? जी दे रहा है। मैं ये कह रहा था कि आयोजना बनाने के लिए जो पहली चीज हमें समझने की जरूरत है वो है हमारी जरूरतें क्या है पंचायत की और पंचायत के लोगों की, और पंचायत में जो अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई कमजोर है, कोई मजबूत है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, उनकी जरूरतें क्या है इसको ध्यान में रखने की। और दूसरा क्या है कि हमारे संसाधन कितने रहेंगे, क्योंकि हम प्लान जब कर रहे हैं तो आने वाले वर्ष के लिए कर रहे हैं, ये आप ध्यान में रखिए। हम प्लान जो कर रहे हैं वो आने वाले वर्ष के लिए कर रहे हैं। अगर ये वर्ष अभी जो चल रहा है 2020-21 चल रहा है और 2020-21 का ये अक्टूबर महीना है, तो अभी मतलब ये जो महामारी और बीमारी आई है इसकी वजह से चीज निसार जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी निसार जी अभी नहीं है ऑनलाइन, अभी दोबारा जुड़ेंगे। बार बार ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने अभी फोन को ऐसी जगह रखा है कि शायद थोड़ा स्थिति सुधरे। इतना प्रॉब्लम यहाँ होता नहीं मेरे ऑफिस में, लेकिन आज पता नहीं क्यों हो रहा है, तो मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। और दूसरा चीज जो हमें ध्यान रखना होगा वो है कि हमारे पास संसाधन कितने रहेंगे, मतलब हमारे पास बजट कितना रहेगा ये इन कामों को करवाने के लिए, जो काम हमें लग रहा है कि हमारे लिए करवाना जरूरी है। तो बजट, एक तो इसलिए बजट के बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि आयोजना बनाना पंचायत का काम है, और आयोजना बने तो वास्तविक और व्यवहारिक हो, जिसको लागू किया जा सके। ऐसा योजना बनाने का कोई अर्थ नहीं है जो हवा में हमने बना लिया और जो लागू नहीं हो सके। तो हमें उसके लिए ये समझना होगा कि जरूरतें हमारी ये हैं लेकिन बजट हमारा ये है। ये एक कारण है जिसके लिए हम बजट पे बात कर रहे हैं। एक और कारण है क्यों हम बजट पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि पहले से बात हो रही है कि पंचायत एक सरकार है, पंचायत एक संवैधानिक संस्थान है। तो अगर एक सरकार है, एक संवैधानिक संस्थान है, तो उसका एक बजट होने का प्रावधान भी है। जो पंचायती राज कानून है वो स्पष्ट रूप से बोलता है कि पंचायत को अपने अपने उसके लिए, क्योंकि अश्विनी जी, क्योंकि ये इंटरनेट पहले से ही कमजोर है और अश्विनी जी ने काफी कोशिश किया और उनका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, तो मैं भी स्क्रीन शेयर के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं यहाँ पे दिखाता आपको उसको, कि पंचायती राज अधिनियम 1994, पंचायती राज कानून 1994, राजस्थान पंचायती राज कानून 1994 की धारा 74 के अनुसार पंचायतों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में बजट बनाना आवश्यक है। तो ये एक कानूनी अनिवार्यता है कि प्लान बनाएं और प्लान के अलावा एक बजट बनाएं। दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों बनाना पंचायतों के लिए जरूरी है। पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 यह स्पष्ट बोलता है उसकी धारा 74 कि आप पंचायतों को एक बजट अपने आने वाले वर्ष के लिए बनाना है। और पंचायती राज नियम 1996, अगर आप देखेंगे 2 साल बाद जो नियम आए थे 1996 में, उसके नियम संख्या 193 से 255 तक, मतलब लगभग 63 कुल लगभग 63 कुल ऐसे या 62 कुल ऐसे नियम हैं जो बताते हैं कि आपका बजट कैसे बनेगा, आपके खाते कैसे रखे जाएंगे, आपके खातों का संचालन कैसे होगा। तो ये देखना जरूरी है जिससे ये चलता है। तो ये 2 कारणों से बजट को देखना जरूरी है। ठीक है, फिर बजट क्या होता है? जब हम इन 2 कारणों से हमने मान लिया कि पंचायतों को अपना बजट समझना चाहिए, जानना चाहिए, तो बजट होता क्या? जब आप जानते हैं कि मार्च में आमतौर पे या फरवरी में राजस्थान सरकार और जनवरी के अंत में भारत सरकार अपना बजट पेश करती है, तब अखबारों में बजट पे चर्चा होती है। तो बजट क्या होता है? बजट ये होता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में, मतलब 1 अप्रैल 2021 से जो वित्तीय वर्ष शुरू होगा, अगर अभी की बात करें तो, और 31 मार्च 2022 तक, मतलब एक वित्तीय वर्ष में किसी भी संस्थान की, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पंचायत हो,
उसकी कितनी आय होगी, उसका विवरण, और उसका कितना व्यय होगा और किन किन चीजों पे वो खर्चा होगा उसका विवरण, यही बजट है। तो ये बजट भी बनाना हमारे लिए जरूरी है। तो हमारे बजट में क्या हो गया, दो हिस्से हो गए, पहला आय वाला हिस्सा हो गया और दूसरा खर्चा वाला हिस्सा हो गया, कि हमारे आय क्या क्या है और खर्चा क्या क्या है। अगर आय क्या क्या है इसको समझना है, पंचायत की आय क्या क्या हो सकते हैं। तो सोनी जी ने कहा पंचायतों के लिए राज्यों में अभी एक राज्य वित्त आयोग बनाया गया है। राज्य वित्त आयोग बनाया गया है जिसका जिम्मेदारी है, राज्य वित्त आयोग क्यों बनाया गया, उसका क्या काम है? उसका काम है राज्य सरकार को ये बताना, मतलब राजस्थान का जो राज्य वित्त आयोग है वो राजस्थान सरकार को ये बताएगा कि आप जो पैसे कलेक्ट कर रहे हो टैक्स के रूप में जनता से, उन पैसों में से कितना पैसा आप खुद खर्चा करोगे और कितना पैसा आप पंचायतों को दोगे और कितना पैसा आप शहर में जो नगर निगम वगैरह हैं उनको दोगे। तो ये एक संवैधानिक व्यवस्था है कि राज्य वित्त निगम होना चाहिए, और राज्य वित्त निगम संवैधानिक रूप से हमें ये बताएगा कि राज्य सरकार पंचायत को कितना पैसा देगी, इसमें से अपने टैक्स में से, जो उसका अपना टैक्स है। राज्य सरकार के पास भी टैक्स दो रूप से आ रहा है, एक उसका अपना टैक्स आ रहा है और एक जो भारत सरकार के टैक्स में से उसको हिस्सा मिल रहा है। तो भारत सरकार के टैक्स में से जो हिस्सा मिल रहा है उसमें से नहीं देना है, लेकिन जो अपना टैक्स कलेक्ट कर रहा है राजस्थान सरकार, उसमें से कितना हिस्सा पंचायत को देना है, ये बताएगा वित्त आयोग। तो हमारे, आप जानते हैं 5 वित्त आयोग बन चुके हैं, छठा बनेगा, बनना चाहिए अब, और उसके हिसाब से राज्य सरकार पैसों का हस्तांतरण करेगी। 5वें वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया मार्च 2020 में। उसके बाद से छठे वित्त आयोग का कार्यकाल शुरू होता है, लेकिन उस चूंकि बना ही नहीं है आयोग, तो उसका हमारे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन, उसके सुझाव नहीं है। तो अभी राज्य सरकार कोई अंतरिम व्यवस्था करके 5वें के हिसाब से ही अभी जो है पैसे का ट्रांसफर पंचायत को की है, कर चुकी होगी, किया होगा। तो ये एक साधन हुआ। क्या साधन हुआ? राज्य सरकार अपने कर में से, अपने टैक्स में से कितना पैसा पंचायत को देगी, ये पंचायत का एक आय का स्रोत हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि ये जो आय का स्रोत है, इस पे पंचायत को थोड़े बहुत गाइडलाइन देता है राज्य वित्त आयोग कि आप इस हिसाब से खर्च करना। उस गाइडलाइन के हिसाब से इस पे काफी छूट रहता है कि आप इसको कैसे खर्च करना चाहते हो। ठीक है, तो वो गाइडलाइन भी आ जाएगा, अभी नहीं आया हुआ है। ये कोरोना की वजह से काफी चीजें बदल गई, देर हो गई, ये भी हुआ है। ये एक हुआ। दूसरा, एक जानते हैं आप कि राज्य सरकार की कुछ योजनाएं और भारत सरकार की कुछ योजनाएं पंचायतें लागू करती हैं। लागू करने का कई मतलब हो सकता है। लागू करने का मतलब हो सकता है पंचायत के खाता में पैसा आ जाए और खुद लागू करे। ये होता है किसी किसी में, जैसे नरेगा में ये हो सकता है कि खर्चा का पैसा पंचायत के पास आ जाएगा, मजदूरी का नहीं, खर्चा का। लेकिन लागू करने का ये भी मतलब होता है कि पंचायत ये बताए कि इस योजना का लाभार्थी कौन होगा, इसका फायदा किसको दिया जाए। उसका पैसा पंचायत के खाते में नहीं आ रहा है, लेकिन पंचायत ये बता रहा है कि उसका लाभार्थी कौन होगा। तीसरा, लागू करने का एक मतलब ये भी रहता है कि पंचायत उसकी सिर्फ निगरानी करेगा। जैसे स्कूल चल रहा है तो सही चल रहा है कि नहीं, एमडीएम का काम, उसमें खाना बच्चों को सही टाइम पे मिल रहा है कि नहीं और सही गुणवत्ता का मिल रहा है कि नहीं, नगर ये आंगनबाड़ी का काम सही ढंग से चल रहा है कि नहीं। तो ये 3 प्रकार के काम हो सकते हैं। एक, आपके खाते में पैसा आया, आपने लागू करवाया। दूसरा, आप लाभार्थी चुनने में मदद कर रहे हो सरकार का। और तीसरा, आप ये सब नहीं कर रहे हो, आप निगरानी कर रहे हो। तो जैसे नरेगा का वो पैसा भी होगा, जिसपे पंचायत को पूरा अधिकार है कि वो डिसाइड करे कि नरेगा का काम करवाना है तो कहां पे क्या काम करवाना है। तो ये हो गया आय का स्रोत। दूसरा, योजनाओं से। तीसरा आय का महत्वपूर्ण स्रोत हो गया जो है कि जैसे राज्य वित्त आयोग है,
ये बताने के लिए कि राज्य सरकार अपने आय में से कितना पैसा पंचायत को देगा, उसी तरह से केंद्रीय वित्त आयोग भी है, उसकी भी संविधान में व्यवस्था है। क्योंकि भारत सरकार बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है, विकास का काम राज्यों को करना है, तो भारत सरकार जो टैक्स कलेक्ट करता है उसमें से कितना पैसा खुद रखेगा और कितना राज्य सरकारों को देगा, ये बताने के लिए भी वित्त आयोग बनता है केंद्र में। तो अभी क्या है कि 15वां वित्त आयोग का सिफारिश, वो भी अंतरिम सिफारिश, फाइनल नहीं आया हुआ है, और वो वित्त आयोग भी बताता है कि केंद्र सरकार राज्यों को तो पैसा दे, पंचायतों को भी दे, शहरी निकायों को भी दे। तो 14वें वित्त आयोग ने उस तरह से काफी पैसे का अनुशंसा किया था, संशोधन किया था, और भारत सरकार ने वो दिया था। उसी तरह से 15वें वित्त आयोग ने भी किया हुआ है अनुशंसा कि भाई वो पैसा पंचायतों को जाना चाहिए। तो भारत सरकार से डायरेक्ट राज्य सरकार को पैसा आएगा, और राज्य सरकार उसको रोकेगा नहीं अपने पास। 15 दिन के अंदर जो फॉर्मूला, जो नियम है पंचायत को किसको कितना जाना चाहिए उसमें से, उसके हिसाब से पंचायतों को दे देगा। तो 3 स्रोत अभी तक हम लोगों ने देखा। राज्य वित्त आयोग का पैसा आएगा, 5वां तक आ रहा था अभी तक, अब 6ठा का आएगा। केंद्र वित्त आयोग का पैसा आएगा, 14वां का आ रहा था अभी तक, अब 15वां का आएगा। और योजना का पैसा आएगा जिसमें मुख्य है नरेगा, उसका पैसा आएगा जो काम करवाने का, वो मजदूरी का नहीं, मजदूरी का सीधे मजदूरों के खाते में जाएगा, जो लोग काम करेंगे नरेगा के तहत, नरेगा लाभार्थी, उनके खाते में जाएगा। तो ये हुआ। इसके अलावा भी कोई स्रोत है, इसके अलावा जो स्रोत है उसको बोलते हैं निजी आय। पंचायत की कुछ निजी आय है, मतलब उनका ओन इनकम है। वो क्या है? उसमें 2 तरह के हैं। एक, पंचायत टैक्स लगा सकते हैं, मतलब कर लगा सकते हैं। टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स का मतलब होता है कि राज्य सरकार कोई भी सरकार है इसलिए आपसे पैसा ले रहा है, उसका कोई कारण नहीं होता। भारत सरकार है, उसने इनकम टैक्स कानून बनाया, इनकम टैक्स एक्ट, उसके तहत ये आदेश दिया कि भाई आप अपने इनकम का, अगर आपका इनकम इतना रुपए से ज्यादा है तो इतना % हमें आपको देना होगा। तो वो सरकार है इसलिए आपसे वो पैसे ले रहा है, इसका कोई वजह नहीं बताना है उसको। कानून है कि सरकार को पैसे टैक्स मिलेगा। राज्य सरकार बोलता है अगर आप पेट्रोल डीजल खरीद रहे हो तो उससे आपको वैट देना पड़ेगा। हालांकि उस पर केंद्र सरकार भी पैसे टैक्स काफी सारा लगाता है, ऐसे ही डीजल पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा है, दोनों सरकारें लगा रही हैं, केंद्र भी राज्य भी। लेकिन मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। उसी तरह से पंचायत भी टैक्स लगा सकता है। तो ये हुआ एक टैक्स इनकम उनका हो सकता है। क्या क्या टैक्स लगा सकते हैं अभी बात करेंगे। वो भी कहां से आएगा? पंचायती राज कानून और पंचायती राज नियम, ये बताएंगे हमें कि क्या टैक्स लगा सकते हैं, या उसके तहत सरकार ने कोई आदेश निकाला होगा, गवर्नमेंट ऑर्डर, वो भी देखना पड़ेगा। क्या टैक्स लगा सकते हैं, कितना लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं, तीनों इन्हीं किताबों से आएगा, पंचायती राज कानून और पंचायती राज नियम। उसका हमने कुछ हमारी किताबें हैं जिसको उसने हमने सरल हिंदी में उसको बनाया है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अंततः तो ये आता वहीं से। दूसरा, नॉन टैक्स इनकम, गैर कर आय, जिसमें जैसे वो फीस लगा सकते हैं किसी चीज पे, जैसे पंजीकरण का फीस लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट का फीस लगा सकते हैं, इस तरह का। तो उसमें क्या क्या है वो भी हम आ सकते हैं। तीसरा हो सकता है उनका आय किराया आदि से आ सकता है। मान लीजिए पंचायत के पास जमीन पड़ी हुई है, मान लीजिए पंचायत का अपना बिल्डिंग है, मान लीजिए पंचायत ने की क्या बोलते हैं उसको, कि बहुत सारा एक बड़ा बागीचा है जिसके फल बेच रहे हैं वो। तो ये जंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पंचायत के बागीचा की बात कर रहा हूँ। जंगल एक अलग विषय हो जाएगा, उस पर भी बात करेंगे, उससे भी इनकम पंचायत को आ सकता है, पेशा इलाके में, सब इलाके में नहीं। तो ये इनके अपने ओन इनकम होंगे। क्या क्या हो सकते हैं इसको देख लेते हैं जरा। मैं एक बार ट्राई करूं क्या, ये अगर स्क्रीन शेयर हो जाए? देख लीजिए सर। जी सर, मैं कोशिश कर रहा हूं। और निशार जी थोड़ा शॉर्ट भी करिए। बस मैं समाप्त करने वाला हूँ। हाँ, हो गया। ये हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है? मेरे को तो दिख रहा है। औरों को भी दिख रहा होगा तब तो। दिख रहा है। हाँ, शेयर हो रहा है निसार जी, हो रहा है। हाँ,
तो ये निजी आय, ये हमारी एक पुस्तिका है, मैं आपको इसका कवर दिखा रहा हूँ पुस्तिका का, इसको आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। पंचायत बजट तथा पंचायतों के आय के स्रोत, ये इसमें डिटेल में बात करता है कि कानून क्या बोल रहा है और कानून के तहत निकले हुए ऑर्डर क्या बोल रहे हैं। ये थोड़ा आयोजना का भी बात कर रहा है, आयोजना और बजट में क्या संबंध है इसकी भी बात कर रहा है, और फिर आ जाता है कि आय के स्रोत क्या है। निजी आय के स्रोत, भवन पे कर लगा सकता है, सामान एवं पशुओं पर चुंगी लगा सकते हैं, वाहन कर लगा सकते हैं, कृषि में उपयोग होने वाले वाहनों को छोड़कर यात्री कर लगा सकते हैं, पेयजल कर लगा सकते हैं, वाणिज्य फसलों पर कर लगा सकते हैं। वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल क्रॉप, फूड क्रॉप नहीं, मतलब चावल गेहूं पे नहीं, लेकिन कॉमर्शियल क्रॉप जैसे मान लीजिए गन्ना या कपास, इन पे लगा सकते हैं। सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए विशेष रूप से कर लगा सकते हैं। शराब पर चुंगी भी लगा सकते हैं 2% तक। इसके अलावा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 66 के अनुसार पंचायत अपने क्षेत्र के वयस्क पुरुषों पर किसी सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य के लिए भी कर लगा सकते हैं। बोल सकते हैं कि भाई ये काम हो रहा है और इसके लिए आपको पैसे देने हैं, और आप पैसे नहीं दे सकते कोई बात नहीं, श्रमदान करो, वो भी कह सकते हैं वयस्क पुरुषों को। गैर कर राजस्व, और उसके अलावा नॉन टैक्स जिसकी बात कर रहे थे, फीस वगैरह, ये फीस लगाई जा सकती है। बाकायदा ये फीस एक ऑर्डर निकला हुआ है 12 अगस्त 2012 का, उसके हिसाब से हमारी इस जानकारी में यही लेटेस्ट ऑर्डर है, इसमें बदलाव नहीं हुआ है। उसके हिसाब से ये फीस लगाई जा सकती है। आवेदन फीस 10 रुपया, जाति आय प्रमाण पत्र 20 रुपया, नो ये अधिकतम, और इसमें छूट भी है। अनुसूचित जाति जनजाति हेतु 5 ही रुपया लगा सकते हैं आप। नामांतरण हेतु उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र 40 रुपया, तो ये दिया हुआ है, ये सारे लगा सकते हैं। अब मैंने जो बोला पेशा क्षेत्र की बात, पेशा क्षेत्र में जहां पे ट्राइबल एरिया में जहां पे पंचायत है, वहां पे माइनिंग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर 5,000 रुपए का भी फीस ले सकता है पंचायत। तो ये हुआ। पेशा क्षेत्र में जो जंगल है, उस जंगल से जो उपज आ रहा है उसमें तेंदुपत्ता और बांस को छोड़ के बाकी उपज पे वो फीस लगा सकते हैं। जनता को बोल सकते हैं अगर आप तोड़ने जा रहे हो तो 1 किलो पे इतना देना। वो नहीं बोलते हैं ये अच्छी बात है, या बोलते हैं वो पंचायत तय करेगा। लेकिन इसके अलावा तेंदुपत्ता और बांस की जो बिक्री करेगा वे वन विभाग, वो अपनी आय में से आधा हिस्सा पंचायतों को देगा। ये भी तय है पेशा एरिया में। वो पैसे उनको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कब तक मिले हैं, ये उन सरपंचों को जो पेशा में आते हैं उनको देखना होगा। ये आय है, कुछ निजी आय के ये स्रोत हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बोल दिया, राज्य सरकार से आय, राज्य वित्त आयोग की राशि, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि जैसे नरेगा, केंद्र वित्त आयोग से राशि, सांसद स्थानीय विकास निधि, इससे भी पैसे आ सकते हैं। अगर कोई काम पंचायत के लिए रिकमेंड हुआ है तो पैसा पंचायत में आएगा। विदेशी संस्थाओं से कई बार सरकार एमओयू साइन करती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उनके प्रोजेक्ट आ जाते हैं। वो हर जगह नहीं होगा, कहीं कहीं होता है। पुरस्कार, अगर आप पुरस्कार जीतते हैं तो पुरस्कार की राशि आती है। उधार कर्ज लेने का भी प्रावधान है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए क्योंकि उधार कर्ज एक हेडेक है, लेकिन उसका भी प्रावधान है। तो ये आय के स्रोत हैं, और इनसे क्या क्या काम करवा सकते हैं। ये आय के स्रोत 2 तरह के हो सकते हैं। एक नरेगा जैसा हो सकता है, जिसमें नरेगा के लिए आया तो नरेगा का ही काम होगा, मतलब ये टाइड हो गया। एक अनटाइड होया, जैसे वित्त आयोग के पैसे, जैसा कि मैंने कहा कि सॉरी माफ कीजिएगा, कि गाइडलाइन आएगा, उस गाइडलाइन के हिसाब से सारे काम करवाने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं। तो ये फंड जो है वो टाइड और अनटाइड हो सकते हैं। फीस लगाने के नियम क्या है, ऊपर बता दिया इतना फीस लगेगा, कैसे लगेंगे। पंचायतों की निजी आय तथा उनके द्वारा लगाए गए करों और फीसों से आती है। पंचायत 5वें राज्य वित्त आयोग जो दोनों ने पंचायतों को प्रदर्शन की व्यवस्था, इन्होंने कहा है कि अगर आप अपना निजी आय बढ़ाते हैं तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, ये भी कहा है। इन करों तथा फीसों को लगाने के नियम पंचायती राज नियम 1996 की धारा 57 से धारा 72 में स्पष्ट किए गए हैं। इसके लिए पंचायत को सबसे पहले साधारण सभा में प्रस्ताव पास करना होता है, फिर इसके संबंध में सूचना प्रकाशित करनी होती है, उस पर आपत्ति मंगवानी होती है, इन आपत्तियों पर पुनः साधारण सभा में विचार करना होता है। उसके बाद यह कर तथा फीस प्रभावी हो जाएंगे। कुछ मामलों में करों और फीसों को लगाने पर सरकार से मंजूरी लेनी होती है। तो ये हैं इनकम के, आय के स्रोत। ये पुस्तक मुझे लगता है कि दीनदयाल जी के पास होगी, नहीं तो इसका सॉफ्ट कॉपी तो वेबसाइट पे है हमारे,
वहां से ले सकते हैं, हम आपको मेल भी कर सकते हैं, दीनदयाल जी को मेल कर सकते हैं। जी जी। तो ये है पंचायतों का आय के स्रोत, इनसे आप काम करवा सकते हैं। अब आप देखिए जो बजट हुआ और जो, मैं ये लास्ट बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात खत्म करने वाला हूँ, जो बजट हुआ और जो प्लान हुआ उसमें क्या फर्क हुआ। जब आपने प्लान बनाया कि हमें इतने सारे काम करवाने हैं, तो आपको तब क्या करना चाहिए, वहां पे ये निशान लगाना चाहिए कि ये वाला काम हम अपने इस आय स्रोत से करवाएंगे, ये वाला काम हम राज्य वित्त आयोग के पैसे से करवाएंगे, ये काम नरेगा से करवाएंगे, ये काम हम केंद्र वित्त आयोग के पैसे से करवाएंगे, ये काम हमारे पास पैसा नहीं है, हम जिस विभाग के तहत ये काम पड़ सकता है उस विभाग से सिफारिश करेंगे कि ये काम करो, ये काम हम अपने निजी आय से करवाएंगे। एक तो ये हुआ प्लान की बात। और दूसरा, प्लान के अलावा भी आपके पंचायत का कुछ खर्चा होगा, जैसे आपके पंचायत में साफ सफाई की जरूरत है, पंचायत भवन की, पंचायत भवन में बिजली का बिल आता होगा, पंचायत भवन में पाली का बिल आता होगा, ये सब खर्चा जो हुआ आपका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, ये आपका संचालन का खर्च हुआ, ये भी जोड़ेंगे तो आपका बजट पूरा होगा। तो प्लान प्लस आपके संचालन का खर्च, तो आपका बजट हो गया कंप्लीट। अब इस बजट को आप आगे भेज सकते हैं पारित करने के बाद ग्राम सभा में। तो ये हुआ बजट और आय के स्रोतों पे कुछ बातचीत। इस पे अगर कोई सवाल है तो मैं जवाब दूंगा। और आपने गौर से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।